एक सेकंड में तेरे। हेलो एवरीवन, मैं सर राहुल आचार्य। और आज की वीडियो में हम जैसे कल डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, आज की वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसके कंट्रोल वॉल्यूम और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं थोड़ा पहले एडजस्टमेंट सही कर लेता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। और हम पढ़ेंगे क्या आज? सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें समझाया था, वीडियो में समझाया था, वर्किंग ऑफ स्टीम, स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो उसी तरह हमारा इंटरनल कंबशन इंजन उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है, पर ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये आपका एक दूसरा ही इंटरनल कंबशन इंजन आपका एक दूसरा सब्जेक्ट है, उसी में मैं आपको इलेबोरेटली पढ़ाऊँगा। बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए एक बार बता देता हूँ मैं, इंटरनल कंबशन इंजन होता क्या है। ठीक है, वैसे ये उतना लेंदी टॉपिक होगा नहीं। इंटरनल कंबशन इंजन होता क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसके अंदर कंबशन टेक्स प्लेस करता हो। ठीक है, जैसे कि आपके इंजन्स ऑफ कार्स, सारे ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, सबके ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, ये सभी के इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल ये इंटरनल कंबशन इंजन पे ही बेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है कंबशन। अब कंबशन कैसे होता है? ऑटोमोबाइल्स दो तरह की में क्लासिफाइड होते हैं आपको। एक तो पेट्रोल वाले, इसमें पेट्रोल डलता है ऐसे कार्स, और एक में डलता है डीजल। ठीक है, तो पेट्रोल वाले जो इंजन होते हैं, इसमें होता है आपका 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। डीजल में भी क्लासिफिकेशन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की होती है, बट सेम वैसा ही होता है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कौन से होता है? जिसमें एक कंप्लीट साइकिल 2 स्ट्रोक्स का होता है। ठीक है, और ये 4 स्ट्रोक क्या होता है? इसमें 4 स्ट्रोक एक्सपेंशन, सबसे पहले सक्शन, फिर एक्सपेंशन, सक्शन एक्सपेंड, सक्शन, फिर उसके बाद ऐसे ही इसका वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, फिर कंबशन, फिर एक्सपेंशन। ऐसे कैसे इनके 4 स्ट्रोक्स होते हैं, इसके 2 ही स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन, फिर कंबशन, एक्सपेंशन। सक्शन और एक्सपेंशन बस इसके 2 स्ट्रोक होते हैं, इसमें 3, हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं। इन स्ट्रोक्स के नाम होते हैं, यानी कि एक स्ट्रोक अगर ये 2 भागों में बांट रहा है, एक स्ट्रोक ये, एक स्ट्रोक ये जो है उसी को 4 भागों में बांटता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओ सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, एक स्ट्रोक ये क्या करता है? हवा लेता है, यहाँ से हवा ये खींचता है, एयर इन इनसाइड द इंजन, और यहाँ से क्या करता है? एयर को बाहर दे देता है, कंबशन। उसी स्ट्रोक में, एक ही स्ट्रोक में ये क्या करता है? कंबशन। एक स्ट्रोक में ये हवा को लेता है, कंबशन करता है, और दूसरे स्ट्रोक में हवा को बाहर फेंक देता है। ये वाला जो इंजन होता है ये बहुत क्विकली काम करता है। ठीक है, मतलब ये 4 स्ट्रोक इंजन से धीरे काम करता है, पर क्योंकि 4 स्ट्रोक को चारों साइकिल कंप्लीट करने होते हैं एक स्ट्रोक में। ठीक है, तो इसका हमें क्या होता है? सबसे पहले सक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है? सक्शन ऑफ एयर। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? कंबशन। फिर तीसरा स्टेप सक्शन कॉन्ट्रैक्शन, फिर कंबशन, और फिर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी कि हवा को फिर बाहर दे देना। ऐसे हमारे सारे इंजन्स काम करते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। ये बहुत ही अच्छा डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसमें हमारा थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होता है। होता कि देखो, मैं आपको मतलब डिटेल तो उतना नहीं है, पर एक जैसे कि ये सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। तो पिस्टन कैसे बना? पिस्टन सिलेंडर, ये हमारा पिस्टन है। तो पिस्टन क्या करता है इसके अंदर? यहाँ से ये पूरा सिलेंडर बोर बना दिया, ये आपका सिलेंडर है। ओ सॉरी, ये थोड़ा उल्टा डायग्राम बन गया। ये आपका मेनली होगा क्या? ऐसे सिलेंडर है, ये पिस्टन है आपका, है ना?
और ये आपका पिस्टन पॉइंट, ये इसका क्रैंक पिन, क्रैंक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, ये सिलेंडर ऊपर नीचे जाता रहता है। यहाँ पे ऊपर होता है एयर और ये रहा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, देखो स्पार्क इग्निशन इंजन हमारा कैसे काम करता है। स्पार्क इग्निशन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जहाँ पे हम पेट्रोल से डील करते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि होता क्या है। स्पार्क इग्निशन इंजन हमारा पेट्रोल से डील करता है, ठीक है। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल प्लस स्पार्क प्लग से डील करता है। और दूसरे हमारा डीजल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन हमारा एयर कंप्रेशन से डील करता है। एयर को कंप्रेस करके वो उसका जो प्रेशर होता है उससे हमारा पावर जनरेट होता है एयर कंप्रेशन से, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रिलेटेड है, ये थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे रिलेटेड है जैसे हमें कोई वर्क निकालना हो कि इंजन ने कितना वर्क किया, कितना हीट रिलीज किया, कितनी एनर्जी थी, ये सब कैलोरीफिक कैलोरी नहीं, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, हीट, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये तो अब बात का टॉपिक है, शुरुआत के लिए मैं आपको इतना ही बता देता हूँ। अच्छा, तो आज हम जिस प्रॉपर्टी से चालू करने वाले हैं वो है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखो मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में भी बता दिया था सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा सारा वर्क एसोसिएटेड होता है, जिसमें पूरा हमारा काम हो रहा होता है। जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पे हमारा सारा हीट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। वर्क इनपुट भी यहाँ से जा रहा है, वर्क आउटपुट भी यहीं से हो रहा है, हीट जनरेट है। जैसे एक इंडस्ट्री होती है ना, वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, ये हमारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसे कहते हैं सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा जो होता है उसे कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है। और ये बीच का जो लेयर है, ये जो सेपरेट करता है, इसे कहते हैं बाउंड्री, ठीक है। तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। होता क्या है, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है और मास भी ट्रांसफर हो जाता है एक सिस्टम का। जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिनमें दोनों में से सिर्फ मास ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें देयर इज नो मास ट्रांसफर, मतलब मास ट्रांसफर ना, नो मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसमें दोनों नहीं होते, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल ही अलग, अपना हटके रहना। तो देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम देखो ये एक सिस्टम है, ठीक है। ओपन सिस्टम ये एक बॉडी है जिसके ऊपर वर्क होए जा रहा है, वर्क कर रही है उसके ऊपर, तो इसका मास भी कम होगा। हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं, तो इसका क्या होगा, मास क्या मास में भी चेंज होगा, ठीक है। तो मास में चेंज होगा और एनर्जी में भी चेंज होगा। जैसे कोई भी हमारी इंजन है जिसमें हम अगर वर्क इनपुट देते हैं तो वो हीट आउटपुट देती है। अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसके मास में थोड़ा बहुत चेंज होता है एक थर्मोडायनेमिक बॉडी में, तो उसके मास में भी या तो 1-2 ग्राम से चेंज होगा, चेंज तो चेंज होता है, चाहे कम हो ज़्यादा हो। और एनर्जी ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा। एक गाड़ी इंजन चलाए जाओगे, उसका इंजन एक ना एक दिन पुराना हो जाएगा, ठीक है। उसके मास में तो उतना कोई चेंज नहीं होता, पर उसका एनर्जी ट्रांसफ़र का सिस्टम का चेंज होता है, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर मतलब समझ रहे हो, हीट, हीट वो बहुत ज़्यादा दे देती। कोई कोई होता है ना कि मशीन बहुत गर्म हो जाती है काम करने पे, तो उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम हमारा क्या होता है, क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका एक एग्जांपल आपका हो सकता है फ्लूइड में, जैसे फ्लूइड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ फ्लूइड इन अ सिलेंडर बाउंडेड बाय पिस्टन कॉन्स्टिट्यूट टू अ फ्लूइड। मतलब ये आपका मान लो एक सिलेंडर है, बंद है, इसके अंदर एक पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन रोटेट कर रहा है, ये रहा पिस्टन, ये एक सिलेंडर है छोटा सा, ठीक है, ये रहा पिस्टन और ये रहा आपका क्रैंक, ये इसे रोटेट करेगा। तो ये कैसे ये इसे छोटा कर दो थोड़ा सा, तो और ये रहा पूरा फ्लूइड, तो फ्लूइड को ऐसे 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 करके इस पे वो करेगा ना। तो मास ट्रांसफ़र के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी। यहाँ पे क्या होता है, मास ट्रांसफ़र के लिए जगह होती है, यहाँ पे तो मास ट्रांसफ़र के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। थोड़ी प्रैक्टिकली सोचो ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इसका रोटेशनल मोशन जो है पिस्टन का, वो इसकी फ्लूइड एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कूलर चलाया ना, कूलर क्या करता है, कूलर को अगर हम मतलब देखो, पानी डाला तुमने कूलर के पंखे में, तो पानी का जो हाइड्रोलिक एनर्जी था वो फैन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये है हमारा क्लोज्ड सिस्टम।
जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल कुछ भी नहीं होता, मतलब ये अपना अलग ही रहता है। कोई बॉडी है जिसमें वर्क हो भी रहा है, एनर्जी हो भी रही है, ट्रांसफर उसका हमें बिल्कुल नहीं पता। बट मेनली क्या होता है, ये आइसोलेटेड अपना अलग ही रहता है, ना इसका कोई सराउंडिंग से वो लेन देन है, ना ही कुछ है। ठीक है, इसमें हम बस यही पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में, बस यही होता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारी मेन चीज़ें आ जाती हैं, आपका कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम वो मैं आपको अगली वाली वीडियो में बनाऊंगा, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है, मतलब थोड़ी डिटेल टॉपिक है वो। थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, प्रोसेसेस एंड साइकिल्स। ये तो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज तो आपको बता दिया मैंने। प्रोसेसेस एंड साइकिल, थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, ये तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी तक। ये जो इंट्रोडक्शन है कि हम पढ़ेंगे कि आगे हम और डीप में पढ़ेंगे, जैसे वर्क एंड पावर, वर्क यूनिट, आगे बहुत सारे हमारे चैप्टर हैं। वैसे ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हमारा एनर्जी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बस आपको वही बता रहा हूँ। क्यों? आप सोच रहे हो कि शॉर्ट वीडियो है, बट ये शॉर्ट वीडियो नहीं है। मैं आपको डिटेल्ड उतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितना गेट में पूछा जाता है, जितना मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, उतना लिमिटेड, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यार। थर्मोडाइनमिक्स में हमारी प्रॉपर्टी, ओ सॉरी, प्रोसेसेस कौन से होते थे मैं आपको बता देता हूँ। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। फिर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सारा होता क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस मैं आपको पूरा बताता हूँ। एक फॉर्मूला हुआ करता था 11th 12th में, अगर याद हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर एन को हम 1 मान लें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पी माने प्रेशर, वी माने वॉल्यूम, आर माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो छोड़ो, एन और आर कांस्टेंट कर दो, पी वी इज इक्वल टू टी मान लो। पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या इक्वल टू टी। ठीक है, पी इक्वल टू टी, और ये टी माने टेम्परेचर। आइसोकोरिक क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, जिसमें ऐसा कोई ग्राफ जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। क्लोज्ड सिलेंडर में, अगर तुम क्लोज्ड एरिया, सिलेंडर है, पानी की बॉटल है, ठीक है, पानी की बॉटल में पानी चाहे जितना मर्जी हिला लो, वॉल्यूम को तो कांस्टेंट ही रहेगा उसका। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट मतलब अर्थ, उसका प्रेशर कांस्टेंट है 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, किसी इंजन में बंद कर दो, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट, नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए तुम्हें एक इवैक्यूएटेड चेंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ऐसे कांस्टेंट रह नहीं सकता। और एडियाबैटिक, हीट एक्सचेंज जीरो, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर कंप्लीट जीरो, इसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एक एडियाबैटिक वॉल होती है यार, उसके स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं एडियाबैटिक वॉल बनाने के लिए। उसका एनर्जी ट्रांसफर जीरो हो जाता है, सब कुछ जीरो रहता है उसका मेनली। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस में इसके बारे में हम बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे। और साइकिल, इनका ग्राफ कैसे बनता है? इनका ग्राफ बनता है ऐसे, जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ आप देख रहे हो। पी वी, अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, टी को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो पी इज इक्वल टू टी बाई वी, ऐसे बन गया। तो पी को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1/v। मैं अगर किसी पी और वी का ग्राफ बना रहा हूँ, किसी भी चीज़ का, प्रेशर और वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस मैंने लिया, उसका प्रेशर और वॉल्यूम रिगार्डिंग मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के रिगार्डिंग। तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनता है हमारा? देखो, y को, x को मैंने अगर लिया 1, y क्या आ गया? 0.5। ठीक है, x को मैंने अगर लिया 2, y क्या हमारा? y जो होगा वो कम होता रहेगा, ये जो है हमारा कम होता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। तो अगर हम देखें तो ये ग्राफ शायद से ऐसे जाएगा, या फिर p इज इक्वल टू 1/v का ग्राफ हमारा कैसे जाता है? ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा ना, ऐसे होगा इसका ग्राफ। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, हमें देख के बनाना पड़ता है। देखो, इस पॉइंट के लिए प्रेशर कितना ज़्यादा है, इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम बहुत कम है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। प्रेशर, अगर हाई कोई माउंटेन एरिया है, वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम क्या होता है? किसका वॉल्यूम? किस चीज़ का वॉल्यूम? हवा का वॉल्यूम बहुत कम होता है। यानी कि हवा का जो क्वान्टिटी होता है वहाँ पे ऊपर एरिया में बहुत कम होता है। ठीक है, और ऊपर वाले एरिया में प्रेशर बहुत होता है, दबाव होता है। ठीक है, तो ये था कुछ बहुत प्रोसेस हमारा आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और थर्मोडाइनमिक प्रोसेस का। अब हम पढ़ते हैं
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, नहीं उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है, जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसके ऊपर जो वर्क किया जा रहा है, हम किसी मैटर पे काम कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसका मास चेंज ना हो। अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे, सॉलिड है तो सॉलिड ही रहे। वर्क इनपुट देने के पहले भी, वर्क इनपुट देने के बाद भी, इनपुट आउटपुट देने के बाद भी। ठीक है। हेटेरोजीनियस क्या होता है? हेटेरोजीनियस होता है कि वो अपना फेस चेंज कर ले, चेंजेस फेस। ठीक है। हेटेरोजीनियस मतलब क्या होता है? हेटेरोजीनियस मतलब एक और एक से ज़्यादा नहीं। होमोजीनियस मतलब सेम रहना, हेटेरोजीनियस मतलब अपने आप को चेंज कर लेना। तो हेटेरोजीनियस क्या होता है? अपने आप को चेंज करना। ठीक है। ये चाहे आप मैटर में देख लो, डिक्शनरी में देख लो, कहीं भी देख लो, हेटेरोजीनियस का मतलब कि यही होता है, अलग अलग होना, अलग अलग चीज़ों का मतलब होता है हेटेरोजीनियस, चेंजेस फेज। ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ कौन सा होता है? आइस। ठीक है। आइस का क्या काम होता है? सॉलिड है, उसे थोड़ा सा टेम्परेचर का हीट कर दिया, वो लिक्विड बन गया अपने आप। ये है कुछ बहुत प्रोसेसेस। ठीक है। इसके हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस के। और हमारे क्या होते हैं? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सबसे बड़ी चेंज ऑफ स्टेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। चेंज ऑफ स्टेट यानी, मैं दोबारा बता देता हूँ, चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। चेंज ऑफ स्टेट यानी कि अपना फेज चेंज करना। स्टेट माने फेज, अपना रूप बदलना। यानी कि सॉलिड में है तो या तो लिक्विड में हो जाएगा, या तो गैस में बदल जाएगा। लिक्विड में है तो या तो सॉलिड या गैस में। ठीक है। गैस में है तो या तो सॉलिड या लिक्विड, इनमें चेंज हो सकता है, मतलब अपना फेज बदलना। जैसे सॉलिड को अगर गैस में कम करना हो तो क्या, डायरेक्ट सब्लिमेशन, नैप्थलीन बॉल सॉलिड को लिक्विड में, बस उसे थोड़ा सा टेम्परेचर दो तो पिघल जाएगा। ये सारी हमारी कुछ चेंज ऑफ स्टेट होती हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू मास। ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, एक सेकंड रुक जाइए, ये तो पेज भर गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ जो हमारी आती है अभी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी ऐसी, एक्सटेंसिव सॉरी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मैं दोनों लिख लेता हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमारा वॉल्यूम हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सबसे पहले डिपेंड्स अपॉन मास। ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन मास। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, फिर ऐसे ही कर करके कुछ भी हो गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि ये मास पर डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर, प्रेशर, ये पता है, ये एक तरह से पॉइंट फंक्शन होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शायद से उतना याद नहीं आ रहा, हाँ मेरे को डिटेल। टेम्परेचर क्या होता है? T1 माइनस T2 ना। हाँ, तो ये होता है तुम्हारा पॉइंट फंक्शन, ये होता है तुम्हारा पाथ फंक्शन। सॉरी। ठीक है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अच्छा, कुछ बहुत इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है आपकी, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी हो गया, ये सारा कुछ। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है एक फेज अगर इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में अपनी, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? मतलब उसका चेंज वेयर देयर इज नो चेंज इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, व्हेन नो देयर इज नो चेंज in the property
इन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इक्विलिब्रियम यानी कि शांति में बैठा है, उसे कोई छेड़ने वाला नहीं है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एक मैटर है, उसे दूर दूर तक कोई छेड़ने वाला नहीं है कि मैं तेरे को परेशान करने आ रहा हूँ, वो अपनी मौज में है, उसे कोई परेशान करने वाला नहीं है। अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो अगर वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा, उसे कोई परेशान करने वाला नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये क्लासिफाइड होता है आपका, अच्छा, an isolated system always reaches in course of time of a state of thermodynamic equilibrium। ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, तीन तरह के आपके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं, जैसे कि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तीनों तरह के हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। थर्मल तो हमारा हीट से रिलेटेड होगा, केमिकल हमारा उस केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा, मैकेनिकल हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जैसे कि दो फोर्सेज, यार इक्विलिब्रियम क्या है, एक बॉडी स्टेबल रहे, उस पर जो नेट फोर्स है जीरो हो। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, उसे ऑब्जेक्ट को परेशान बनने वाला हो नहीं। ठीक है, थर्म मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर यहाँ से F1 लग रहा है, यहाँ से F2 लग रहा है, अगर F1 इज इक्वल टू F2 देन नेट फोर्स इज जीरो, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया केमिकल, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आपका हो गया, जैसे कि मतलब जो हम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स डाल रहे हैं वो पूरा का पूरा अगर प्रोडक्ट में बन रहा है, ये तो हो गया शायद, नहीं, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया जैसे कि आपका डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द केमिकल मैटर। मतलब एक पार्ट ऑफ द केमिकल मैटर से दूसरे पार्ट ऑफ द केमिकल मैटर तक जो ट्रांसफर है वो ना हो बिल्कुल, तो इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हो गया डिफ्यूजन का, केमिकल इक्विलिब्रियम, ट्रांसफर का, ये मैं बताता हूँ एक से। यहाँ पे मान लो कुछ एक मैटर है, ठीक है, इसका मैटर क्या है, ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अंदर। कोई भी चीज़ है उसका एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर ना हो, वो केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब तो वही हीट वाला, जितना हम वर्क इनपुट दे रहे होता है वर्क आउटपुट, शायद से यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। एक तरह से हो जाएगा, हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, अगर हम किसी बॉडी को जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कोई बॉडी जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी, अगर हम उसे एक डायथर्मिक वॉल या एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट कर दें तो पूरी की पूरी एनर्जी उसके अंदर ही रहेगी, कोई बाहर वाला एनर्जी उसे इंटरप्ट करने नहीं आएगा, वो किसी को इंटरप्ट करने नहीं आएगी। ये है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको मतलब बता दिया, थर्मल माने हीट से रिलेटेड, तो उसके अंदर की चीज़ अंदर ही रही, कोई उसे परेशान करने वाला है नहीं। ठीक है, तो उसकी चेंज इन प्रॉपर्टी नहीं होगी। बस यही था आज की वीडियो में, थैंक यू सो मच आपने देखा।